हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th के मैथ में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दोस्तों पहले समझते हैं आज का इंट्रोडक्शन में कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है ना। ठीक है, चर और अचर राशि क्या होता है? तो चर राशि किसे कहते हैं? वह ऐसा राशि जिसका मान जो है बदलते रहता है, वो क्या होता है? चर होता है। क्या होता है? चर। और अचर राशि क्या होता है? जिसका मान एक निश्चित होता है, उसका मान जो होता है नहीं चेंज होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे रैखिक समीकरण के बारे में। और यहाँ भी जो है बहुपद में पढ़े थे, रैखिक बहुपद पढ़े थे ना। तो बस रैखिक का मतलब होता है जिसमें घात एक होता है। क्या होता है? घात एक होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर में हम क्या क्या लेते हैं? आप सही एबीसीडी जानते होंगे। तो एबीसीडी जितने अच्छा है सभी क्या होते हैं? चर राशि। क्या है? चर राशि। जैसे ए बी सी डी कहाँ से चल जाएंगे? एक्स वाई जेड तक। आपको चर इस समीकरण में आपको ज्यादा दिखने के मिलेगा। क्या दिखने के मिलेगा? एक्स और वाई और जेड ज्यादा रहेगा। और जो ए बी सी रहता है इस समीकरण में हम लोग गुणांक के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? गुणांक में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो को समझ रहे हैं? दो होता है और चर मतलब दो को रहेगा। इसमें क्या रहेगा? क्या रहेगा? एक्स रहेगा या वाई रहेगा, रहेगा या जेड भी रह सकता है। तो रैखिक समीकरण देखिए हम लोग कैसे परिभाषा निकालेंगे यहाँ से। दो चर है तो पहले देखिए समझिए, दो चर है ना, तो दो चर लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स और प्लस वाई बराबर 0। देखिए समीकरण का मतलब होता है जिसे हम बराबर में करते हैं, तो बराबर में जो कांस्टेंट भी कर देते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम एक चर लिए हैं। कौन चर लिए हैं? एक्स। दूसरे का लिए हैं वाई। एक लिए हैं एक्स, दूसरे का लिए हैं वाई। ऐसे में अब देखिए जो चर होता है, चर में हम क्या करते हैं? अचर का गुणांक करते हैं। यानी कहने का मतलब इसे क्या सिंपल दिख रहा है ना। तो सिंपल में अच्छा नहीं लगता तो लगता है कोई बोलता है हम नहीं हम मेकअप लगाएंगे, है ना, मेकअप से अब ठीक लगेगा। तो एक्स और वाई है, एक्स भी चर है, वाई भी क्या है? चर। दो चर हो गया। कितने चर हो गए? दो चर हो गए। अब क्या करना है? यहाँ से आपको गुणांक लगाना। क्या लगाना है? हम क्या करेंगे? यहाँ एक्स लिख दे, यहाँ भी हम कैसे ए से गुना कर देंगे, यहाँ बी से गुना कर देंगे। यहाँ तो समझ आएगा ना। देखिए ये एकदम एक स्टेप चल रहा है। और ए से गुना कर देखना में बी से गुना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि एक्स का गुणांक ए है और वाई के गुणांक बी है ना। ये सभी क्या चीज है? ए और बी जो है यहाँ पर अचर का जो है कार्य कर रहा है। तब इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग एक सी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सी। सी यानी कि अचर कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। तो अब क्या बन गया इसमें? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक समीकरण बन गया। पहले हम दो चर लिए थे एक्स वाई, जैसे कह रहा था दो चर है और रैखिक समीकरण है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें कि दो चर रहेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ एक्स है का गुणांक क्या है? ये तो सब लोग पर जानते होंगे, इतना तो सबका क्या होगा दिमाग है ना। और पीछे क्लास में हम लोग पढ़ा भी थे कि जो इसका गुणांक क्या होता है। तो ये क्या यहाँ पर है? अचर। एक्स क्या है? चर। क्या है? चर। तो गुणांक हो गया, यहाँ भी गुणांक है और प्लस सी बराबर क्या हो गया? 0। हम कैसे इसको करेंगे? कि दो चर रैखिक समीकरण जहां लिखेंगे, जहां 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 देखिए जहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है। देखिए समझ में आया? यानी कि ए और बी और सी कौन संख्या यहाँ पर है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं ना है। वो क्या होता है? यदि हम लोग संख्या रेखा पर
प्रदर्शित कर सकते जिसका वास्तविक मान होता है। तो वास्तविक संख्या होता है ए बी सी, क्या चाहिए, एक वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। और ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना। यानी ए के मान 0 नहीं है इस समीकरण में, ए के मान 0 नहीं है, बी के मान 0 नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आप ए के जगह यहाँ पर 0 रखिएगा तो ए गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 गुना एक्स, तो एक्स जो है क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए जिसका जो केस है, इसका जो जो प्रतिरोध इसमें है उसको क्या करते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। तो समझ में आ रहा है ना, ए बी सी के एक वास्तविक संख्या जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, बी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए और ए का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान ले दोनों का जगह 0 हो जाएगा तो समीकरण में खत्म हो जाएगा, तो दो चर रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो दोनों वास्तविक संख्या है, बस इसमें केस क्या है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो समझ आ रहा है ना। तो के रूप क्या लिखेंगे, के रूप के समीकरण को क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको कैसे निकाले हैं। पहले हम देखिए क्या लिखे थे, देखिए छोटा लिखे थे, इतना बड़ा लिखा गया ना, तो कंसेप्ट से आपको रहेगा तब ऐसे भी समझ लीजिए सकते हैं। हाँ, आपसे परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा, बशर्ते इससे ऑब्जेक्टिव तो पूछ सकते हैं ना। हाँ, मान ले कि एक का मान अगर 0 दे देगा, पूछेगा ये समीकरण है, रैखिक समीकरण है कि नहीं है, दो चर वाला, तो हो सकता है ऐसे भी। और इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा होता है लेकिन फंस जाता है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0, जहाँ ए बी सी वही क्या वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। तो दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपने लाइफ जीवन में कैसे उपयोग करेंगे कि दो चर रैखिक समीकरण है ना। जैसे मैथ है यार, हम समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी मेला का समय है ना। दो लड़की गई है मेला घूमने, क्या करने, दो लड़की मेला घूमने गई है। मेला में एक बोल रही है कि हम नाव वाला झूला खेलेंगे, क्या झूला, समझिएगा इसको। एक लड़की बोल रही है कि नाव का झूला झूलेंगे और एक लड़की बोल रही है कि हम जो है टावर वाला झूला झूलेंगे, क्या चीज का, टावर का। नाव वाला झूला झूलने के लिए है ना, टावर वाला झूलने के लिए। यहाँ पर नाम मान लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या चीज है, बी है। कोई यहाँ पर नाम भी ले सकते हैं, हम ए और बी ले लिए, क्या ले लिए, ए और बी। और नाव पर झूलने के लिए है जो है, नाव पर झूलने के लिए इसका जो है प्रत्येक बार का मूल्य जो है कितना है, 3, कितना है, 3। और ये जो है और टावर झूलने का मूल्य मान लेते हैं प्रत्येक बार का 4 है, कितना है, 4, है ना। तो हम इसमें क्या मानेंगे कि जो कितना बार ये झूल रहा है, क्या कर रहा है, ये झूल रहा है, तो हम इसको मान लेंगे एक्स, क्या मान लेंगे, एक्स, और इसको मान लेंगे वाई। तो प्रत्येक ये क्या हो गया, एक्स जो है किसके साथ में है, नाव के साथ में है, वाई किसके साथ में है, टावर के साथ में है ना। अब कहेगा कुल जो है, कुल इस दोनों के बीच रुपया जो पैसा खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 20 रुपया, कितना हो रहा है, 20 रुपया। तो मान लेंगे कि नाव के झूला झूलने की जो संख्या एक्स है, टावर पे झूला झूलने की संख्या वाई है ना। अब बोल देंगे दोनों को जो खर्चा है टोटल कितना है, 20 रुपया। तो क्या करिएगा, एक्स में जो है 3 से गुना कर देंगे, है ठीक है, प्लस और क्या जी कर रहा है जो बी जो है टावर वाई है, तो वाई में यानी 4 में 4 वाई से गुना कर देंगे, समझ आया ना। कितना खर्चा हो रहा है, 20 रुपये। कौन समीकरण बन गया, बोलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ इसी के रूप में है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो एक के ऊपर यहाँ ए का मान कितना है, 3, और बी की जगह देखिए कितना है, 4। तो यही होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिला बनाने के लिए बोला है, पिता का उम्र है इतना था,
है ना, तो उस समय जो है बेटा का उम्र कितना होगा, जो और इसमें पढ़ेंगे ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो दो चार वाला रैखिक समीकरण ये समझ में आ गया ना। हाँ, और तो देखिए इसको एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं, यदि समझ में ना वाला समझ गया आ गया होगा कि ए के जो खर्चा 3 है और बी का खर्चा 4 है, तो टोटल कितना है। हाँ, तो क्या करेंगे, जो इसमें जो संख्या चक्कर का संख्या x है और इसमें y है, तो x गुना 3 y गुना 4, तो 3x मतलब 4y बराबर 20। इस तरह से कौन समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ये जो है काची झूलेगा, ना वाला टावर है ना, इसका खर्चा कितना है 3 है, और बी वाला झूला झूलेगा काची का टावर वाला, इसका कची है 4 है ना। तो जो एक का है, एक का मान है x और बी का मान है y, तो कुल खर्चा क्या हो रहा है बाबू। हाँ, तो लिख रहे हैं इसको समीकरण के रूप में, कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे समीकरण के रूप में 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो एक, एक दर्शा देंगे कि क्या चाहिए, दो चर रैखिक समीकरण हो गया। अब देखिए इसमें आता है दो चर रैखिक समीकरण का युग्म आता है, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा में कैसे आता है, इसमें किसी दिक्कत पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ नहीं समझ में आया दिक्कत, तो इसको उतारिए और अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं। तो देखिए आगे का है टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अभी हम लोग पढ़े थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल था, यानी जिसमें दो चर था और उसमें एक समीकरण बना था। इसमें क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा सा क्या चीज है कि युग्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है युग्म। युग्म का मतलब होता है क्या चीज, जोड़ा, क्या होता है जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है क्या चीज में रहेगा, जोड़ा में रहेगा, क्या रहेगा जोड़ा में रहेगा। तो हम इसको कैसे समीकरण बनाएंगे, देखिए हम यहाँ पर लेते हैं x, लेते हैं x और यहाँ लेते हैं y, बराबर कर देते हैं 0। दूसरा ही समीकरण लेते हैं x प्लस y बराबर 0। अब देखिए जो इसमें क्या चीज चर है, चर क्या अज्ञात है, चर का मान हमको मालूम नहीं है, मालूम है नहीं, तो देखिए दोनों सेम लग रहा है ना, तो हम यहाँ पर माइनस प्लस करके अलग अलग कर सकते हैं। हम यहाँ प्लस ले लेते हैं कि फॉर्मूला इसमें निकाल लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 0। तब देखिए मान लें कि क्या चीज है, अलग अलग है, दो समीकरण हमको बनाना है, क्या बनाना है, दो समीकरण बनाना है, जो इसका कांस्टेंट रहेगा, जिसमें जो अचर का गुणांक होगा, यानी बोल रहा है कि हम ऐसे ठीक नहीं लग रहे हैं, हमको गुना करके कीजिए समीकरण बोल रहा है। तो क्या चीज करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पर जो है a1 से गुना करेंगे, है ना, यहाँ पर b1 से गुना करेंगे, और यहाँ पर प्लस में क्या जोड़ देंगे, c1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर b2 से गुना करेंगे, और एक यहाँ क्या जोड़ देंगे, c2 जोड़ देंगे। इस समीकरण एक हो गया, इस समीकरण क्या हो गया, दो हो गया, यही क्या हो गया, समीकरण का युग्म हो गया, समीकरण समीकरण युग्म हो गया, क्या हो गया, युग्म हो गया। तो समझ में आ गया। तो दो चर और रैखिक समीकरण को, है ना, जब उसमें दो समीकरण रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, समीकरण के युग्म कहते हैं। और इसके रूप में रहेगा, आपको यहाँ पर जो है माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है। तो जो व्यापक फार्मूला, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रैखिक समीकरण का, यही होता है, इसके रूप में आपको दिया हुआ रहेगा। और डायरेक्ट जो है आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, हर बार पूछा जाता, इस बार ही पूछा गया था। कैसे पूछा क्वेश्चन, जब दे जैसे दो चार रैखिक समीकरण दे देगा, कहेगा इसे ग्राफ कैसे कट रहा है, प्रतिच्छेदी ग्राफ कट रहा है कि संपाती ग्राफ कट रहा है ना, कि ग्राफ समांतर जा रहा है, दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, तब कैसे पता करेंगे, है ना। तो पहले क्या चाहिए, इसे गुणांक जानने पड़ेगा कि ये कहाँ पर है, a1 कहाँ है, यहाँ पर है। जो पहला समीकरण मानिएगा ना, वो जगह आपका a1 वाला हो जाएगा, और जो समीकरण दो माने क्या हो जाएगा, a2 वाला हो जाएगा, हो जाएगा a2, क्या हो जाएगा a2 वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, समीकरण के जो है हम क्या करना है, ग्राफ को बताना है, लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज,
समीकरण, समीकरण के प्रतिच्छेदी, समीकरण के प्रतिच्छेदी कॉमा समपाती और समांतर रेखाएं। देखिएगा कि कैसे बड़ा बड़ा बनेगा यहाँ से, ठीक है। किस तरह से जो है समीकरण यहाँ से निकलेगा और समीकरण से ग्राफ कैसे कटेगा, डायरेक्ट से जो है इसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव खींचना आता है। देखिए पहले क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी ना है, अब समपाती है, समांतर है। हम तो 3 पार्ट में हम जो है यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 पार्ट और क्या हो गया 2 पार्ट, यानी 1 2 3 है, 3 को घर हो गया, ठीक है। पहला क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी है, तो यहाँ पे लिख दिया प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या चाहिए, समपाती, और यहाँ पर ले लेते हैं क्या चाहिए, समांतर, क्या लेते हैं, समांतर। देखिए अब प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, याद है, प्रति जो छेदी रेखा होता है क्या होता है कि जब एक रेखा है ना उसी रेखा को दूसरा रेखा क्या करता है, काटता है, क्या करता है, काटता है। जैसे देखिए 2 चीज यहाँ पर है ना, ये क्या मान लेती, पहला रेखा है, ये दूसरा रेखा है ना, तो दूसरा रेखा में प्रतिच्छेदी कब बनाएंगे, तो ऐसे काटेगा तो ना, ऐसे काटेगा तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे काटेगा तो, अरे समझ में, तो प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे हो जाएगा। तो कैसे हम काटे, यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड पर, एक रेखा ऐसे जाएगा, ठीक है, दूसरा रेखा ऐसे कटेगा, तो जो बिंदु बन रहा है वही क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। तो कंफ्यूजन नहीं ना होगा, 2 रेखा हम क्या क्लियर है, एक दूसरे को काटेंगे, ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, क्या हो गया, हाँ, ये प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए 2 रेखा है जिसमें मान लेते हैं कि पहला रेखा का समीकरण, ये रेखा का इस समीकरण हो गया, है ना, पहला समीकरण के रेखा हो गया और दूसरा क्या क्या ये वाला हुआ, है ना, 2 को समय है ना रेखा, तो 2 समीकरण तो 2 रेखा रहेगा, 3 समीकरण 3 रेखा, 1 समीकरण तो 1 रेखा, तो कितना समीकरण है, तो 2 रेखा हुआ, ये प्रतिच्छेदी हो गया, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। हाँ तो कैसे, जैसे मान लें किचन दिया रहेगा तो कैसे पता करें ग्राफ प्रतिच्छेदी है क्या है, तो क्या करेंगे, इसका केस होता है, क्या होता है, देखिए पहला क्या है A1, क्या लिख देंगे A1, दूसरा क्या चीज है A2, तो यहाँ लिख देंगे A2, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे इस तरह से लिखेंगे, और क्या चीज यहाँ पर है B1, यहाँ क्या चीज है B2। इसका केस होता है कि A1 बाटा A2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा नॉट इक्वल, यानी इस केस में जब आएगा समीकरण, यानी कि जो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर नहीं रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। यानी कि इस तरह किचन अभी बताएंगे किचन, बस शर्तीला फलित तो समझ लीजिए। जिसके रूप में रहेगा समीकरण, तो हम कैसे पता करें प्रतिच्छेदी है कि नहीं, तो जब उसका जो गुणांक का अनुपात है A1 A2 का इसके बराबर जब नहीं है, तो ये रेखा प्रतिच्छेदी होगा। अब पूछेगा आपसे कि यह इसके कितने हल हो गए, यानी क्या इसका कितना हल होगा, एक हल होगा कि अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, बताइए यहाँ पर कितना हल हो रहा है, हल होगा, यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल, कितना हल, एक हल, यानी केवल एक हल है, बोला जाता है इसको अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब आता है, समझते हैं ना, यानी कि 2 नहीं है, यानी मतलब होता है क्या चीज, यानी कि लग गया पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल कह सकते हैं, केवल एक हल कह सकते हैं। जब ग्राफ इस तरह से कटेगा, जब उसका गुणांक किस तरह से रहेगा तब कहेंगे। कुछ किसके लिए है, प्रतिच्छेदी के लिए है, किसके लिए है, तो प्रतिच्छेदी समझ जाएगा ना, जब एक दूसरे को टकरा कर काटेगा, जब ग्राफ बनाएंगे तब इस तरह से जो है उसमें रेखा कटती है। तो ग्राफ जो है 5 नंबर के एग्जाम पूछता है, उसको हम आगे जानेंगे, फिर इसको बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत, दिक्कत पूछ सकते हैं। अब देखिए दूसरा में संपाती होता है, संपाती, देखिए एक रेखा किसे गुजर गई, है ना, संपाती रेखा किसे रहेगा, इस तरह से गया एक रेखा, और देखिए दूसरा रेखा क्या करेगा, इसमें दूसरा रेखा जो है इसी पर क्या होता है, जाएगा किस पे जाएगा,
इसी पे गुजरेगा, यानी इसी पर रेखा हो जाएगा। ठीक है, आने के जब दोनों चढ़ के जाएगा, क्या जाएगा, देखिए इस तरह जाकर रखे, जैसे जैसे मान पहला मार्क कर रहे थे, दोनों सुझा जाएगा, चढ़ के जाएगा, क्या जाएगा, चढ़ के। ये पहली रेखा है ना, ये दूसरी रेखा है। तो पहली रेखा वाला समीकरण कोई हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो ये समपाती रेखा है। तो समपाती रेखा का मतलब क्या होता है, जब एक रेखा दूसरे रेखा पर क्या होता है, यानी कि चढ़ कर रख सकते हैं, ऊपर क्या होता है, उसे स्पर्श करते हुए पूरा हम शॉर्ट कर पूरा गुजरता है, गुजर रहा है ना, तो समपाती रेखा हो गया। तो मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हम कैसे पता करेंगे कि उसका जो रेखा है समपाती है, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पहले, उसी तरह से A1 बटा, देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों का जो गुणांक का जो अनुपात है, यानी कि इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात अब जब रहेगा तो रेखा क्या होगा, समपाती होगा। यानी जब रेखा तीनों बराबर होगा तबे समपाती होगा, अगर बराबर नहीं तो समपाती नहीं। यानी जो इसका जो अनुपाति अनुपातिक भुजा है, यानी भुजा कह रहे हैं, सॉरी, एकाची है वो, अच्छा है ना। हाँ, जिस तरह देखो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या था, ये दोनों बराबर नहीं था, और इसमें क्या चीज था, ये तीनों बराबर है, क्या है, हाँ। तो समीकरण अगर मान लेते हैं इसके रूप में आ जाता है तो वह समपाती रेखा होगा। आप पूछेगा कि बताइए अगर रेखाएं समपाती तो उसका कितना हल होगा, बोलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर इसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल, समझते हैं, बहुत सारा हल, अनंत हल, अनेक हल। अब देखिए माने यहाँ ग्राफ कट रहा, ग्राफ एक बार ना कट रहा है, देखिए बार बार जो इसी पे कट रहा था अनेक हल हो जाएगा, और एक में ग्राफ जो एक बार कट रहा था इसीलिए एक ना हल होगा, बोलिए। ग्राफ जो क्या होता है, एक ही पद बार बार स्पर्श कर, मान यहाँ भी कट रहा है, 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 तो इसमें हल तो बहुत सारा हो जाएगा, दशमलव दशमलव कितना चल जाएगा, इसलिए इसमें केवल क्या हो जाएगा, इसमें अनेक हल क्या हो जाएगा, अनेक हल क्या हो जाएगा, अनेक हल। अब देखो समांतर में क्या होता है, समांतर समझो, समांतर यहाँ से एक रेखा गई गई है ना, एक पहली रेखा गुजर गई है ना, और दूसरा रेखा क्या होगा, उससे हम पास में जाएगा, ऐसे गुजरेगा, हम स्पर्श करते जाएगा, क्या जाएगा, स्पर्श करते हैं। यानी पहले तो रेखा दोनों रेखवे है ना, दोनों क्या चीज है, दोनों के नाम रेखा है, और दोनों वाली ठेला है, कर रखना है, तू ऐसे चलबे तो हम चलो ऐसे चलबो, मगर कार्य दूरी थोड़ा रहेगा, क्या रहेगा, दूरी रहेगा, है ना। तू जहाँ जब हम फिर वहीं जाएंगे, और दूरी समांतर रहेगा, भले थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, मगर थोड़े सा जब इसलिए कहते ना, तो बोली क्या ही हो, हम अपने खेल जाए थी, होता ना, हाँ आ जाएगा तो नहीं साथ है, हम तो बोली क्या ही हो, हम अपने खेल जाए थे, हम दौड़ के भाग जाओ तो रो रहेगी। ये क्या होता है, समांतर, पहली रेखा क्या चीज हो गया, दूसरी रेखा। तब देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे, जब इस तरह से फ्यूचर में दिया हुआ रहेगा तब कि सर समांतर रेखा कैसे है, तो उसको भी हम गुणांक के रूप में लिखेंगे, तो इसका केस होता है A1 A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। एक नाम में क्या होता है, इसमें कांस्टेंट बराबर नहीं होता है, कांस्टेंट इसमें बराबर नहीं होता, आ रहा है समझ में ना। ओ B1 सॉरी, यहाँ पे लिखाएगा जी B1, अब ठीक है ना, यहाँ पे B1 है, यहाँ पर तो B1 लिखेगा, कोई दिक्कत। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। जब इस तरह का कटान इसका होगा तो वह रेखा क्या होगा, समांतर होगा। अगर पूछेगा कि रेखाएं समांतर हैं तो उसका हल कितने होंगे, तो हल कितने हल होंगे, इसमें हल देखिए कहीं पर कट रहा है ग्राफ, जब इसका मिलने नहीं हो रहा तो इसका हल कैसे होगा, तो लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। एक मिलन हो रहा था एक बार मिलन, तो इसका हल एक बार, इसके मिलन हो रहा अनंत बार, है ना। संपाति में एक रेखा बहुत सारे मिल रहा है ना, जैसे मान लेते हैं आपके सहेली के बगल में रहेगा ना, तो खाना खा रहे, हेलो क्या हाल है ना, हाँ क्या करिए दोपहर में है ना, ऐसे कजला बोला है। तीसरा क्या होता है, अनेक हल हो जाएगा ना, आपका मिलन बहुत बहुत बार हो रहा है, क्योंकि अगर आस पास में है तो क्या होता है, इसमें देखिए इसे मिलन हो रहा है कहीं पर, इसमें कटान कहीं होबे नहीं कर रहा, है कटान हो रहा तो नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए, इसमें लिख दे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं,
जब आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिएगा तो कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जो क्वेश्चन इससे नहीं पूछा हुआ है ना। आपको समीकरण दे देगा, आप पूछे कैसा रेखा जा रहा है ना। देखो इसको बोलते हैं विरोधी, अविरोधी समीकरण होता है। अविरोधी समीकरण किसे कहते हैं, तो वह समीकरण जिसका कम से कम एक हल होना चाहिए। इसमें एक हल है ना, तो अविरोधी हो गया। इसमें क्या चीज होता है, इसमें कोई हल नहीं होता, विरोधी, अविरोधी, विरोधी। इसमें लिख दे रहा है यहाँ पर, ये होता है अविरोधी। क्या होता है, अविरोधी। ये होता है, ये होता है विरोधी। कोई दिक्कत, विरोध नहीं समझते हैं कोई, हाँ विरोध करने वाला तो विरोधी। कोई दिक्कत, इसमें खेला किसका है, रेखा खेला है ना। हेलो, अगर रेखा को काटे आ रहा है तो जो है क्या कर सकते हैं, उसमें जो है हल लिख सकते हैं। ये क्या चीज था, दो चार है कि समीकरण की, इसमें क्या चीज, युग में क्या, ये क्या चीज है, एक समीकरण का क्या चीज दिया हुआ है, संपाती कैसा कटेगा। और इसमें जो है दो चार यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसमें जो है 5 को विधि था हल करने के लिए, है ना। जिसमें आपको 3 विधि बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। पहला प्रतिस्थापन विधि हो गया, दूसरा हो गया लुप्तीकरण विधि, और तीसरा हो गया वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि जो है, इसको हल करने वाला जो विधि है, ये आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इससे एग्जाम में ज्यादा आता है। तो ये आज क्या चाहिए, आज इससे इंट्रोडक्शन था, परिचय है ना। अगले हम लोग क्लास में क्या देखेंगे, उसको हल करने की विधियां। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो इसको समझिएगा घर पर पेड पर लिख लिख के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। जय हिंद।